डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको 57 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में चर्चा किया था, जिसमें मैंने कुछ यूरोपियन हिस्टोरियंस और कुछ भारतीय बुद्धिजीवियों के द्वारा 57 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में जो अपना मत व्यक्त किया गया था, उसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। और आज हम इसी श्रृंखला में इसका सेकेंड पार्ट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मीन्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली हम आज विशेषकर 3 इतिहासकारों के बारे में चर्चा करने का निर्णय लिया है हमने। जो प्रथम इतिहासकार हैं आज के लेक्चर में, आर.सी. मजुमदार, वेरी वेरी रिनाउंड हिस्टोरियन। एंड इनके बारे में इनकी एक बुक है जो बहुत ही फेमस बुक है, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बारे में जो है जानकारी करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कई बार इनके स्टेटमेंट को पूछा गया है। इसी श्रृंखला में हम इनके बारे में स्पष्ट करना चाहते हैं। इनका मानना है कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, और इनका ये मानना है कि जो भी इसमें पार्टिसिपेंट्स थे, जो भी इन्होंने भागीदारी लिया, उनका ये व्यक्तिगत हित के लिए उन्होंने इसमें भागीदारी किया। जैसे नाना साहब को जब पेंशन नहीं प्राप्त हुई तो नाना साहब ने विद्रोह में भाग ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई का जब झांसी का एनेक्सेशन हुआ तो झांसी के इशू को लेकर के उन्होंने विद्रोह में भाग लिया। एक और पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इनका एक स्टेटमेंट है कि जूलियस सीजर जीवित के स्थान पर मरा हुआ बहुत अधिक शक्तिशाली था। मतलब कि जब ये 57 का विद्रोह हुआ तो उस समय ये उतना महत्वपूर्ण नहीं था कि जब ये विद्रोह समाप्त हो गया, विद्रोह को दबा दिया गया, उसके बाद ये जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जिन्होंने 57 के विद्रोह में अपने प्राणों की आहुति दी है, हु हैज़ सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ द नेशन, सो आज हमारे लिए वो आइकन्स हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। और अगर हम झांसी की रानी के बारे में चर्चा करें, तात्या टोपे के बारे में चर्चा करें, कुंवर सिंह के बारे में चर्चा करें, या और भी जो मौलवी अहमदुल्लाह के बारे में चर्चा करें, तो अक्सर हमको बहुत ही प्राउड फील होता है, गर्व की बात महसूस होती है कि वो लोग जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। दूसरे एक और इतिहासकार हैं, इनके बारे में मैं आपके सामने चर्चा करने का निर्णय लिया है, डॉक्टर सेन। इनकी एक बुक है, उसका नाम है 1857, यही नाम ही है, 1857। इस ग्रंथ में इन्होंने 57 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम ही माना है। इनका तर्क है कि क्रांतियाँ प्रायः छोटे छोटे से वर्ग का कार्य होती हैं, जिसमें जनता का समर्थन भी होता है और नहीं भी होता है। अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति में यही हुआ। और मतलब कि इनका कहने का मतलब ये है कि कभी कभी कुछ समूह नहीं भाग लेते हैं और कुछ एक्टिव लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अंततः इनका यही मानना है कि यह जो 57 का विद्रोह हुआ, इसमें राष्ट्रवाद की मीन्स नेशनलिज्म था, इसमें ये स्वतंत्रता संग्राम ही था, इनका मानना था।
एक अन्य और इतिहासकार हैं डॉक्टर एस.बी. चौधरी। इन्होंने सिविल रिबिलियन इन इंडियन म्यूनिटीज़ 1857-58 में 1857 के विद्रोह को दो तरीकों से वर्णित किया है, सैनिक और असैनिक। मीन्स सम आर्मी पर्सन्स वर पार्टिसिपेटेड, सोल्जर्स वर पार्टिसिपेटेड और सम सिविलियन वर आल्सो पार्टिसिपेटेड। और इसको अंततः इनका ये मानना है कि पहले तो ये सैनिक के रूप में प्रारंभ होता है, लेकिन बाद में चल कर के यह राष्ट्रीय कैरेक्टर, राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर लेता है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसी श्रृंखला में, जो मौलाना आज़ाद के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारे प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर थे और ये हायर क्वालिफाइड पर्सनालिटी थे। इन्होंने कहा कि 57 का विद्रोह जाति तथा राष्ट्रीय था, परंतु धार्मिक नहीं था। हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर लड़े। इनका ये मानना था कि हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर लड़े और इस 57 का विद्रोह जो है जाति तथा राष्ट्रीय था। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 57 के विद्रोह की स्वरूप की मैंने चर्चा किया है। इसके अतिरिक्त कुछ मार्क्सवादी व्याख्या 57 के विद्रोह के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें मार्क्सवादी व्याख्या के अंतर्गत 1857 का विद्रोह सैनिक तथा कृषक का प्रजातांत्रिक गठजोड़ था, जो विदेशी तथा सामंतवादी दासता से मुक्ति प्राप्त करना चाहता था तथा जिसकी असफलता का मुख्य कारण सामंतवादी विश्वासघात था। निश्चय ही सत्य से बहुत दूर है। इन विद्रोह के पीछे आदर्शवाद अथवा कार्यक्रम नहीं था। ये जो है मार्क्सवादी विचारकों का एक एक्सप्लेनेशन है। अंततः हम कह सकते हैं कि 57 का विद्रोह वास्तव में ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी के विरुद्ध एक जन साधारण का विद्रोह था। जन साधारण का मतलब ये है कि जिसमें समाज के सभी वर्गों की सहभागिता थी, चाहे सैनिक हो चाहे असैनिक हो। सभी लोगों ने एक संगठित रूप से साम्राज्यवादी शक्ति को उखाड़ फेंकने का एक प्रथम प्रयास किया था। यह प्रयास बी.डी. सावरकर के अनुसार प्लान्ड रिवॉल्यूशन था। अशोक मेहता के अनुसार यह नेशनल कैरेक्टर लिए हुए था। चाहे जो भी हो, बट एक चीज़ इसमें हम एक चीज़ को निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि यह विद्रोह अंग्रेजी दासता एवं शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध समस्त भारतीय जनमानस का एक बहुत ही सकारात्मक प्रयास था। यद्यपि यह प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए यह 57 का जो विद्रोह है यह प्रेरणा स्रोत रहा और जितने भी आंदोलनकारी our forefathers, we can say that कि who had sacrificed their life for the sake of the nation, जो अपने प्राणों की बाजी लगाए, आज हमारे लिए एक आदर्श आइकन्स के रूप में माने जाते हैं। यही इस
57 की विद्रोह की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट डे मतलब अपकमिंग डे मैं आपके सामने इसके कारणों का अध्ययन प्रस्तुत करूंगा, इस कारणों के बारे में जानकारी आपको प्रस्तुत करूंगा। थैंक यू।